अब हम पढ़ रहे हैं रासायनिक संयोग के 3 नियम, अर्थात द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम और गुणित अनुपात का नियम। के बाद चौथा व्युत्क्रमण अनुपात का नियम, जिसको किसने दिया था? रिचर ने दिया था। इसमें रिचर जो साइंटिस्ट है, इनका क्या कहना था कि जब हम दो तत्वों को किसी एक तत्व से अभिक्रिया करा दें, अर्थात दो अलग अलग तत्वों को किसी एक निश्चित तत्व से क्रिया करा दें, तो क्रिया कराने के बाद क्या है, जो अलग अलग तत्व हैं उन तत्वों का द्रव्यमान का यदि हम अनुपात निकालें तो उनके द्रव्यमान का अनुपात या तो जैसे वो क्रिया कर रहे हैं वैसे ही रहेंगे, या फिर उनका कोई गुणक होगा। गुणक होगा का अर्थ है जैसे 2 है तो उसको 2 दूनी 4, या फिर मतलब गुणनफल के रूप में रहेगा वो। तो चलिए इसको समझते हैं उदाहरण के रूप में कैसा है, क्योंकि उदाहरण में ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी, ऐसे बोलने पे नहीं आएगा। सबसे पहले देखते हैं क्या स्टेटमेंट है इनका, कि जब दो तत्व किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं। जैसे मैं उदाहरण दिया, मान लो उदाहरण देखिए, सबसे पहले मैं क्या किया, ए लिया, फिर बी, फिर सी ले लिया। इस तरीके से इनका बना दिया ट्रायंगल, मतलब त्रिकोण बना दिया। अब ए को मैं सी से क्रिया करा के ए सी बना दिया, ए को बी से क्रिया करा के ए बी बना दिया। अब इसके स्टेटमेंट के हिसाब से क्या है, जब दो तत्व किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करें, तो ये 2 तत्व है, वे तीसरा तत्व है, इसके निश्चित द्रव्यमान से ये संयोग कर रहे हैं, तो दोनों तत्वों के द्रव्यमान या तो उसी अनुपात में होंगे, अर्थात जब ये जो 2 तत्व हैं इनका यदि एक तीसरे तत्व से संयोग कर के क्रिया कराया जाए तब ये चीज़ मिलता है। अब यदि इन दोनों तत्वों का भी क्रिया करा दें, अर्थात ये इन दोनों तत्वों का आपस में क्रिया करा दें, तो जो ये हमको कंपाउंड मिलने वाला है, इनका अनुपात और ये जो इनसे क्रिया किए थे इनके द्रव्यमान का अनुपात, अर्थात इनका या तो एक समान होंगे, या फिर इन दोनों का जो द्रव्यमान का अनुपात है उनका इनके अनुपात का सरल गुणक होगा। सरल गुणक होगा का अर्थ है कि जैसे मैं मान लो इसको 2 ले लेता हूँ और इसको मैं 3 ले लेता हूँ, तो ये 2 और ये 3, तो इसका यदि हम अनुपात निकालें तो क्या निकलेगा, C2 अनुपात B3, मतलब ये 2 अनुपात 3 निकल जाएगा ऐसा। अब यदि हम इसी जगह पे इसको लें 3 और ये 2, ये 3 और 2, तो इसका यदि हम अनुपात निकालें इस चीज़ का, ये अलग है ना, इसमें समझते जाएगा क्या चीज़ बोल रहा हूँ। पहले जो 2 तत्व हैं वो किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करके यौगिक बना रहे हैं। अब जो यौगिक बनाए उन्हीं जो 2 तत्व हैं पहले, उनको भी हमने क्रिया करा दिया, उसके बाद भी हमको यौगिक मिल गया। तो ये जो यौगिक है इसका अनुपात यदि हम निकालें और इनका अनुपात निकालें जो क्रिया किए थे पहले से अलग अलग, तो ये अनुपात और ये वाला इनके द्रव्यमान का अनुपात या तो बराबर होगा या फिर उसका कोई सरल गुणक होगा। ये है स्टेटमेंट। मतलब देखो C2 अनुपात B3 मैं इसके लिए लिखा तो वही चीज़ हो गया। अब इस चीज़ को लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, ये क्या है C2, यहाँ पे C2 लिखना था और ये B3 लिखना था, तो B3 अनुपात C2, ये 3 अनुपात 2। तो ये देखिए लगभग यहाँ पे मैं अंदाज से लिया था, इसको मान लेते हैं करके, तो ये जो अनुपात है ये वाला इसके लिए था पूरा, और ये दोनों के लिए मैंने इन दोनों के लिए ये वाला हिस्सा लिया हुआ था। तो इनके अनुपात का तुलना करना है, तो यही अनुपात या तो सेम आएंगे या फिर ये मान लो ऐसा 2 अनुपात 3 आता है तो ये वाला ऐसे आएगा 4 अनुपात 9, या फिर ये 4 अनुपात 9 आएगा तो ये 2 अनुपात 3 आएगा। ऐसा क्यों, ये सरल गुणक है। सरल गुणक मतलब 2 है तो 2 दूनी 4, ये 3 है तो 3 3 9, इसको गुणक बोलते हैं, मल्टीपल। अब दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, उसके आधार पर और अच्छे से समझ पाएंगे। तो हमको इनका भी रिएक्शन कराना है, मतलब इस फिक्स अर्थात एक निश्चित है द्रव्यमान, उस परमाणु से तो हम इन दोनों को करा रहे हैं क्रिया, लेकिन इनका भी जब कराएंगे तो इनका जो परमाणु है वो यौगिक आएगा, उसका परमाणु द्रव्यमान का अनुपात और जो यहाँ से क्रिया किए हैं उनका अनुपात का तुलना करना है। तो तुलना करने पे क्या मिलता है, या तो दोनों एक समान इस टाइप से आ जाएंगे या फिर कोई एक इस टाइप से गुणक के रूप में आएगा, सरल गुणक के रूप में। अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल क्या होता है उसमें। अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। देखिए इसमें कुल ट्रायंगल का खेल है। अब देखिए कार्बन को मैंने
हाइड्रोजन से क्रिया करा दिया, तो हाइड्रोजन प्लस कार्बन, ये क्रिया करने के बाद क्या बना लेंगे, CH4 मीथेन बनाते हैं हमेशा। अब अगली बार क्या किया मैंने, कार्बन और ऑक्सीजन को क्रिया करा दिया। इसको क्या लिखें हम, इसको करा देते हैं, कार्बन और इसको कर दिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्रिया करा देते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, जिससे हाइड्रोजन फिक्स हो जाएगा। इसको भी करा सकते हैं, ऐसा नहीं है, इसमें फिर कार्बन को हमको फिक्स रखना पड़ेगा। कहने का अर्थ है कि हम ये चीज़ भी तो करा सकते हैं ना, कार्बन ऑक्सीजन का, फिर इसको हटाना पड़ेगा मुझे, तो फर्क नहीं पड़ता किसको कराते हैं, हमको एक चीज़ फिक्स लेनी है, चाहे कोई भी रहे। मैंने इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन का क्रिया करा दिया, पहले स्टेप में इसका, उसके बाद इसका, यहाँ पे हाइड्रोजन हमने फिक्स ले लिया। अब ये दो अलग अलग कंपाउंड, और हमारे स्टेटमेंट ये था दो तत्व किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से, अर्थात ये दो तत्व हैं, ये तीसरा तत्व जिसके निश्चित द्रव्यमान से संयोग कर रहे हैं। तो हमको पहले मिला है मीथेन, दूसरे मिल रहा है पानी H2O। इसी को और कैसे लिख सकते हैं हम, OH2 लिख सकते हैं, ताकि हाइड्रोजन एक जगह दिखे हमको और ऑक्सीजन एक जगह दिखे, लेकिन हम वैसा नहीं लिख रहे। अब ये तो था पहला स्टेप। अब इसमें है एक निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, तब दोनों तत्वों के द्रव्यमान या तो उसी अनुपात में होंगे जिसमें संयोग करते हैं, अर्थात ये जो कार्बन और ऑक्सीजन है या तो उसी अनुपात में है जैसे इनका ये संयोग करने के बाद ऐसा बनाए रहते हैं। मतलब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, कार्बन और ऑक्सीजन का भी रिएक्शन कराएंगे, तो इससे हमको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे क्या है, ये जो ऑक्सीजन है, ये जो कार्बन है, इनका तुलना करना है। तुलना मतलब देखिए वहाँ पे जो कार्बन और ऑक्सीजन था, कार्बन और ऑक्सीजन कहाँ पे, ये जिसको मैंने रेड कलर किया है वो, और यहाँ का कार्बन ऑक्सीजन क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको तो इनके अनुपात के लिए कहा गया है कि जब दो अलग अलग तत्वों को किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग कराते हैं तो और इनका भी क्रिया करा दें आपस में, तो इनके द्रव्यमान का अनुपात या तो उसी अनुपात में रहेगा जैसे ये संयोग करते थे पहले, या फिर इन्हीं का कोई ये गुणक हो जाएगा। गुणक मतलब गुणनफल के रूप में। अब देखिए यहाँ पे हम निकाले कार्बन और ऑक्सीजन का, तो क्या निकलेगा, कार्बन का इसमें हो जाएगा क्या है, इस जगह पे कार्बन मिलेगा हमको 12 और ऑक्सीजन क्या है, एक है, ये हो जाएगा 16। अब यहाँ पे देखिए इस केस में, इसके लिए अब ले रहे हैं, कार्बन कितना है 12 और ये कितना हो गया 16 दूनी 32, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 दूनी 32। इसको और सरल कर लीजिए, 4 तिया 12, 4 चौक 16, ये क्या हो जाएगा 4 तिया 12 और 4 अट्ठे 32। तो ये देखिए यहाँ पे अनुपात समान नहीं आया है। समान नहीं आया का अर्थ है कि ये तो समान हो गए हैं कार्बन वाले, लेकिन ये देखिए इसका गुणक आ गया, ये 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो इस चीज़ को कहा जा रहा है या तो उसी अनुपात में होंगे जिसमें वो क्रिया करते हैं, या फिर उसका सरल गुणक होंगे। तो ये सरल गुणक आ गए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये एग्जाम्पल आप समझ गए होंगे आसानी से। हमने क्या किया है, सबसे पहले हाइड्रोजन को फिक्स रखा है, कार्बन ऑक्सीजन को इससे क्रिया करा दिया, मीथेन बनाया, पानी बना दिया। अब अगली बार क्या किया हमने, इन दोनों को भी क्रिया करा के हमने बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसका अनुपात हमने निकाला इतना, और इनका जो कार्बन मतलब मीथेन और वाटर लिया है, इसमें भी कार्बन और जो ऑक्सीजन है इनका भी हमने अनुपात निकाल दिया अलग से। तो ये जो यौगिक बने हुए हैं उसमें जो कार्बन और ऑक्सीजन के अनुपात हैं वो इतने हैं, और इनका जब आपस में क्रिया करा दिया हमने तो उनका जो अनुपात आता है वो इतना आता है। तो इसी को कहा जा रहा है कि जब अभिक्रिया करते हैं तो उनके अनुपात या तो जो द्रव्यमान है वो वही रहेंगे जिसमें अभिक्रिया करते हैं, या फिर उसका कोई सरल गुणक होगा। तो देखिए ये जो अभिक्रिया करते हैं वो वाला द्रव्यमान है, और जब हम इनको क्रिया करा देते हैं तो इसमें एक सरल गुणक वाला हिस्सा आ रहा है, जिसमें 32 को हमने अब छोटा कर दिया 8। अब ये किसका सरल गुणक है, ये है 4 का सरल गुणक, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ये तो सेम आ गया। तो इसी स्टेटमेंट को कहा जा रहा है। कभी कभी क्या होगा, ये 4 है तो ये भी 4 आ जाएगा किसी किसी केस में, तो उसी के समान रहेगा कहा जा रहा है। ठीक, ये तो था दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरा, मैंने कार्बन लिया, सल्फर ले लिया और ले लिया ऑक्सीजन, इसका ट्रायंगल बना दिया, मतलब 3 चीज़ें। अब इसमें क्या किया मैंने,
कार्बन को क्रिया करा दिया किससे, सल्फर से, तो क्या बन गया, कार्बन डाइसल्फाइड बन गया। अब कार्बन को मैंने ऑक्सीजन से क्रिया करा दिया तो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, अब हम क्या करेंगे, सल्फर को ऑक्सीजन से क्रिया करा देंगे। सल्फर को ऑक्सीजन से क्रिया करा दिया तो क्या मिल गया हमको, सल्फर डाइऑक्साइड। अब सल्फर डाइऑक्साइड मिल गया तो यहाँ पे देखिए ये सल्फर और ये ऑक्सीजन, इसका जब अनुपात निकालेंगे हम लोग, मैं उसको रेड कलर से दिखा देता हूँ। ये सल्फर H2 और O2, उसका अनुपात निकालेंगे H2 और O2 का, तो कितना आएगा, सल्फर का होता है 32, तो 32 दूनी कितना हो जाएगा 64। इसका कितना है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 दूनी 32, ये तो इतना हो गया। अब मैं यहाँ पे SO2 लिया हूँ, ये SO2 बन गया हमारा। इसका सल्फर का अनुपात, यहाँ सल्फर 32, इसका कितना हो जाएगा, ये भी 32। इसको सरल करें तो क्या बन जाएगा, 1:1 बनेगा। इसको देखिए 32 से कम 32, 32 दूनी 64, तो 2:1। तो देखिए ये तो एक समान हो गए, ये अलग हो गया, तो इसी को सरल गुणक कहा जा रहा है, 1, 2, 3 के फॉर्म में या फिर कभी गुणा के फॉर्म में। मतलब ये कंप्लीट नंबर रहेंगे और गुणा के फॉर्म में भी रहेंगे इस तरीके से। तो ये था हमारा चौथा नियम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। अब हम लोग पढ़ रहे हैं पांचवा, गेल-उसाक का नियम। और जितने भी नियम है उसको आपको उदाहरण के साथ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, आराम से केमिस्ट्री समझ में आने लगेगा। अब हम लोग 4 नियम की बात पढ़ रहे हैं। पांचवा नियम, गेल-उसाक का आयतन संबंधी नियम। मैंने बताया था कि शुरुआत में रासायनिक संयोग के 5 नियम हैं, जिसमें शुरू के 4 नियम द्रव्यमान पर आधारित है, 5वां नियम गैसों के नियम पर आधारित है। तो ये 5वां गैस पर आधारित है। इसमें जो अभिकारक रहेंगे वो भी गैस रहेगा और उत्पाद रहेगा वो भी गैस रहेगा। अर्थात अभिकारक और उत्पाद आपस में मतलब दोनों गैस में रहेंगे। और ये नियम ये कहता है गेल-उसाक का, इसको गेल-उसाक ने ही दिया था 1808 में। इसका ईयर मैं लिख नहीं पाया, ये 1808 में दिया था इसको गेल-उसाक ने, जो साइंटिस्ट है उसी के नाम पे गेल-उसाक का आयतन संबंधी नियम कहा जाता है। इसमें ये कहा जाता है नियम में कि स्थिर ताप और स्थिर दाब पर, अर्थात हम जो ताप रहेगा उसको निश्चित रखेंगे। निश्चित कहने का अर्थ है यदि हम 25 डिग्री ताप पे कोई अभिक्रिया करा रहे हैं तो शुरू से आखिरी तक, अभिक्रिया के ख़त्म होने तक 25 डिग्री रखना पड़ेगा। उसी प्रकार दाब यदि है तो दाब को भी निश्चित रखना पड़ेगा, मतलब फिक्स कर देंगे, 1 है तो 1 रहेगा हमेशा, 2 है तो 2 रहेगा। तो उसी को कहा जा रहा है कि स्थिर ताप और स्थिर दाब पर यदि गैसें आपस में मिलकर क्रिया कर लेती हैं तब उनके आयतन का जो अनुपात होता है वो सरल अनुपात होता है। कहने का अर्थ है यदि अभिकारक आपस में क्रिया करती हैं और यदि वो गैस हो तो उनका यदि हम आयतन का अनुपात निकालें, इसके पहले हम अनुपात निकालते थे द्रव्यमानों का, तो चूंकि यहाँ पे गैस हम ले रहे हैं तो गैसों का आयतन निकालेंगे। तो आयतन जो होता है गैस का वो यदि निकालें, गैस यदि आपस में क्रिया करती है तो उनका आयतन एक सरल अनुपात के रूप में दिखाई देने लगता है। तो उसको उदाहरण के रूप में पहले समझते हैं कि क्या यहाँ पे, चूँकि ये जो नियम है थोड़े ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो है नहीं, लेकिन आपको यही चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। उदाहरण यहाँ से पूछे जाते हैं पेपर में आपके लिए। ये स्टेटमेंट है कि निश्चित ताप और दाब पर यदि गैसें आपस में संयोग करती है तो उनके आयतन में एक सरल अनुपात पाया जाता है। एग्जाम्पल जैसे मैं मान लो H2 लिया और Cl2 ले लिया, ये गैस फॉर्म में लिया मैंने दोनों को, और इससे हमने बना दिया 2HCl, ये भी गैस। अब यहाँ पे इसके कितने हैं, इसके हैं 1 अणु, और इसके कितने हैं, इसके भी 1 अणु है। अब यदि मैं इसकी आयतन की बात करूं तो आयतन भी क्या होगा, 1V। आयतन मतलब वॉल्यूम होता है, ठीक है। ये तो अणु के लिए हमने लिया, आयतन 1V, इसका भी कितना है 1V। यहाँ यदि अणु की बात करूं तो ये कितना है 2 अणु, इसकी आयतन की बात करूं तो ये भी होता है 2 आयतन 2V। तो अणु का अनुपात ना निकाल करके यदि इनके आयतन का अनुपात निकाल जाए इस तरीके से, तो इसको कहा जा रहा है सरल अनुपात। ये दशमलव के रूप में कुछ है नहीं करके, मतलब नंबर में रहेंगे। और ये सामान्य सी बात है, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगाना है, क्योंकि जो अणु पार्टिसिपेट होते हैं अर्थात जो परमाणु भाग लेते हैं कोई भी अभिक्रिया में, वो हमेशा नंबर के फॉर्म में लेते हैं, ना कि 2.5 या 1.2 इस फॉर्म में भाग नहीं लेते हैं अंश बटे हर के रूप में। वो ऐसे ही सिंपल फॉर्म में रहते हैं। इस कारण जो भी रेशियो आएगा वो हमेशा ऐसा सिंपल रेशियो आएगा, सरल रेशियो आएगा, वो दशमलव के फॉर्म में नहीं आएगा। तो इसको गेल-उसाक ने बताया था, इसलिए गेल-उसाक का आयतन संबंधी नियम। गेल-उसाक ने यहाँ पे आयतन पे फोकस किया था कि यदि 2 या 2 से अधिक गैसों को स्थिर ताप अर्थात निश्चित ताप
निश्चित ताप और दाब पर क्रिया कराया जाए और जो अभिकारक होते हैं उससे बनने वाले उत्पाद भी गैस हो और यदि उनके आयतन का अनुपात निकाला जाए तो उनके आयतन एक सरल अनुपात बना लेते हैं। ये इनका नियम है। अब दूसरा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। दूसरा एग्जाम्पल क्या लिया कि नाइट्रोजन ले रहा हूँ, हाइड्रोजन से क्रिया करा दिया, मैं बना दिया अमोनिया गैस 2NH3। ये बैलेंस रिएक्शन है, ये गैसीय अवस्था में, ये भी गैसीय अवस्था में। यहाँ अणु कितने हैं, यहाँ अणु है 1 नाइट्रोजन का, यहाँ हाइड्रोजन का कितना अणु है 3, यहाँ है 2 अणु। अब मैं यहाँ पे अणु इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इस लेसन में हम लोग मोल पढ़ेंगे तो इनको वास्तव में वहाँ पे मोल कहा जाता है। मोल मतलब होता है परमाणु अणु आयनों को गिनने का एक तरीका। तो वहाँ पे हम एवोगैड्रो का नियम पढ़ेंगे। एवोगैड्रो बोलते थे कि जितने मोल भाग लेते हैं उतने मोल बन जाते हैं, मतलब जितने अभिक्रिया में भाग लेंगे अर्थात अभिकारक में उतने उत्पाद में भी मिलेंगे हमको। तो उसी के आधार पर मैं इनको मोल के रूप में लिख रहा हूँ। तो एक अणु है अर्थात इसका आयतन क्या हो जाएगा 1V, इसका क्या हो जाएगा 3V और इसका आयतन हो जाएगा, चूँकि 2 है 2 अणु है तो 2V। V का अर्थ यहाँ पे वॉल्यूम और आयतन से है। अब इनका यदि हम इन आयतनों का अनुपात निकालें तो 1:3:2 इसको कहा जा रहा है सरल अनुपात के रूप में। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी और अच्छा से इसके पहले का जो चीज़ है उसको भी नोट कर रहे होंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट, जिसमें गणित सीखना है आपको अच्छा से और वही इंपॉर्टेंट है कंपटीशन एग्ज़ाम के पर्पज़ से आगे। और आप कंटिन्यू पढ़ते रहें, लिख लिख के पढ़ें। थोड़ा सा कठिन लगेगा लेकिन आप पढ़ना शुरू करेंगे तो चीज़ आपको सरल लगने लगेगा।